हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपका सीए फाउंडेशन नवंबर 22 अटेम्प्ट का जो आरटीपी आया है उसमें मैं लॉ वाला जो पोर्शन है उसको आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें अमेंडमेंट भी आ जाएंगे और कहते हैं इसमें जो क्वेश्चंस आईसीए ने दिए हैं वो भी आ जाएंगे। अमेंडमेंट एलएलपी में दिए उसने, बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ कहते हैं इसमें दिए हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, मॉड्यूल में कहते हैं इसमें ये पोर्शन है, इसको सीधा छोड़ के ये फॉलो कर लो, इसमें मत उलझना, क्योंकि कारण क्या है, इन्होंने पूरा का पूरा पोर्शन जो चेंज हुआ वो करके दिया हुआ है, तो अपना काम ज्यादातर तो वैसे ही हो गया। अमेंडमेंट कुछ अच्छे वाले भी हैं और कुछ फॉर्मेलिटी के भी हैं, करने तो खैर दोनों ही कहते हैं इसमें है। तो देखो सबसे पहला एक बढ़िया काम क्या किया, एलएलपी एक्ट में जहां जहां कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस गिवन है वहां वहां अब हमें कंपनीज एक्ट 2013 लेना है। फाइनली ईयर कहते हैं इसमें 2013 के बाद हमारी गवर्नमेंट को होश आ गया कि चलो एलएलपी एक्ट 2008 में जिस समय बना था उस समय कहते हैं कंपनीज एक्ट 1956 लगता था। फिर ईयर 2013 में 1956 तो रिमूव हो गया, उसके प्लेस तो 2013 आ गया। तो जब 2013 में ही आपका चेंज जो हो जाना चाहिए था एलएलपी एक्ट में, वो आपने फाइनली 8 to 9 ईयर्स के बाद कर ही दिया। चलो अच्छी बात है। बॉडी कॉर्पोरेट कुछ नया ऐड नहीं है, सेम पुरानी डेफिनेशन है, बस चेंज क्या किया है देखो, पहले कंपनी वर्ड सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 था, उसकी जगह सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 आ गया। बॉडी कॉर्पोरेट तो वैसे ही आसान है, एलएलपी प्लस कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, मतलब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी फॉरेन एलएलपी, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं इसमें होते हैं। फिर कौन नहीं होता बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ज्यादा बंदे, कॉर्पोरेशन सोल वो नहीं होती बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं होती बॉडी कॉर्पोरेट, खत्म बॉडी कॉर्पोरेट। बिजनेस में देखो वैसे तो अपन सीधा करते ही आते हैं, बस इन्होंने ये बता दिया कि अगर गवर्नमेंट ने कोई और एक्टिविटी बताई कि सर ये बिजनेस नहीं होगी तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब गवर्नमेंट अगर कोई एक्टिविटी बता देती तो मैं यहाँ एग्जांपल ला देता, ये इन्होंने केवल पॉइंट ऐड किया है। जो आपका काम का अमेंडमेंट होगा उस पे मैं स्टार बना दूंगा, जैसे ये वाला अमेंडमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। स्मॉल एलएलपी, जैसे अगर आपको पता हो कंपनी में स्मॉल कंपनी का प्रोविजन है, वैसे इधर क्या आया, स्मॉल एलएलपी का पोर्शन आया। इन्होंने कहा कि सर स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी है जिसमें जो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स है, अब नाम स्मॉल है तो ज्यादा बड़ा डेटा तो ले नहीं सकते, मैक्सिमम रुपीज 25 लाख और such higher amount as may be prescribed but not exceeding rupees 5 crore। अब ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, स्मॉल कंपनी में भी यही सेम सेंस है। तो आप अगर कल को क्वेश्चन आ जाए केस स्टडी बनाकर तो इससे सॉल्व करना, थ्योरेटिकल आए तो दोनों लिख देना। फिर साथ में आपने क्या कहा, एंड टर्नओवर मैक्सिमम रुपीज 40 लाख और सच हायर टर्नओवर as may be prescribed but not exceeding rupees 50 crore।
अब इसमें भी फॉलो कौन सा करना है, ये। तो कुल मिलाकर स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी है जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एलएलपी। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर। बढ़िया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। एक तो इसमें भी ओपीसी की तरह 182 डेज की जगह कितने आ गए, 120 डेज का डेटा आ गया। दूसरा, थोड़ी थ्योरी को और एक्सटेंड कर दी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, जो एलएलपी के कॉम्प्लायंसेस और पूरे करता है, मतलब अथॉरिटीज को कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, ये काम कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो किसी भी एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जो कौन होंगे, इंडिविजुअल, जिसमें से 1 कहते हैं इसमें क्या होगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज स्टे किया हो। तो देखो कितने चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कौन होंगे, इंडिविजुअल, और एटलीस्ट 1 क्या होगा, रेजिडेंट इन इंडिया। अब एलएलपी में पार्टनर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, तो कुल मिला के दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जब एलएलपी में पार्टनर दोनों हो सकते हैं, तो कल को मान लो केवल बॉडीज कॉर्पोरेट पार्टनर हुई, तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो वो तो एलएलपी बन ही नहीं सकती। तो या तो नए 2 इंडिविजुअल आपको क्या करना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर को लाना चाहिए, वो ये पैरा कह रहा है। अब रेसिडेंट इन इंडिया में अब जो डेटा आ गया वो क्या आ गया, नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम, नहीं, जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कम से कम 120 डेज स्टे करेगा, वो पर्सन कौन है, कहते हैं इसमें, देखो यहां चेंज कर दिया डेटा, यहां क्या था, नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 ईयर। यहां आपने क्या कह दिया, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो बंदा 120 डेज इंडिया में स्टे करेगा, वो कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब राइट नाउ जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें कम से कम 120 डेज स्टे करने वाला बंदा। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर हो कौन सकता है, या तो आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बता दिया कि सर ये पर्सन हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं और बनेंगे, बहुत खुशी की बात है। नहीं तो फिर एलएलपी एग्रीमेंट है, उसमें आप बता दो कि ये पर्सन क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा कैसे, या तो एलएलपी एग्रीमेंट से या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से। अब अगर आपको कहते हैं इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं इसमें बनना है, देखो नॉट भी और अनलेस भी है, हमेशा बेसिक इंग्लिश फॉलो करो, इन 2 नेगेटिव को हटा दो तो आपको सेंटेंस आसान वे से नजर आएगा। तो किसी भी पर्सन को अगर कहते हैं इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है डीपी, तो पहले उसको क्या करनी होगी, रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी, सही बात है। फिर उसके पास डीपीआईएन होना चाहिए। ये तो फिर जैसे मान लो इंडिविजुअल ने एलएलपी को रिटर्न कंसेंट दी टू एक्ट, एलएलपी इससे विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी, सर ये पर्सन हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है और ये रही उसकी रिटर्न कंसेंट। फिर जो भी पर्सन कहते हैं इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, उसके पास क्या होना चाहिए, डीपीआईएन। डीपीआईएन, अब इसमें कनेक्शन ध्यान रखो, डीपीआईएन वर्ड में डिन इंक्लूड है और डिन वर्ड में डीपीआईएन इंक्लूड है। तो अगर किसी पर्सन के पास डिन है तो उसको अलग से डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है, वो डिन से कहते हैं इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। और अगर आपके पास डीपीआईएन है तो आपको डिन लेने की जरूरत नहीं है, आप डीपीआईएन से कहते हैं इसमें डायरेक्टर बनाए जा सकते हो कंपनी के, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो सेक्शन 153 से 159 है, ये डिन और डीपीआईएन के लिए, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन है।
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज। देखो इस पॉइंट के अंदर जो पेनल्टी वाला पोर्शन है वो चेंज हुआ है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये सेम है, बस इस पेनल्टी के अंदर क्या आ गया, चेंज। पेनल्टी मैं तो प्रेफर करता हूं एक क्वेश्चन एलएलपी में आना है, क्यों फॉलो करते हो फालतू में, छोड़ दो। क्योंकि एलएलपी में अगर एक दो पेनल्टी होती तो फिर भी मेहनत करके फॉलो कर लेते, इतनी सारी पेनल्टी है। अब जैसे यहाँ पर 2000 to 25,000 था, यहाँ 2000 को आपने 500 कर दिया और 25,000 को 50,000 बना दिया। नहीं, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर भी चेंज है। ऐसे तो देखो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, मैं भी नहीं कर रहा। एलएलपी के नेम के एंड में या तो फुल फॉर्म में या एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसमें क्या होगा, एलएलपी वर्ड लिखा हुआ होगा। ये पोर्शन थोड़ा चेंज किया, तो अब इसमें फॉलो कौन सा करो, ये वाला। कोई भी एलएलपी किसी ऐसे नेम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आइज में कहते हैं इसमें क्या है, अनडिजायरेबल है। ये तो गलत होगा अगर आप अनडिजायरेबल नेम से कहते हैं इसमें रजिस्टर्ड होगे। या फिर आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, देखो इसमें थोड़ा लिमिटेड कर दिया, मतलब डिट्टो सेम या नियर अबाउट सेम, किसी अदर एलएलपी से या फिर किसी कंपनी से या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अब तीन ही चीजें दी, यहां पर आपने बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड लिया था, वो वहां पर आपने क्या कर दिया, खत्म। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन दी, ये वर्डिंग भी खत्म। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये हट गया, ये पोर्शन हट गया, बस ये और ये अब सेम हो जाएंगे, तो नहीं होना चाहिए। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो एलएलपी या तो अपनी मर्जी से चेंज करेगी नेम, या फिर एलएलपी का नेम गलत है तो उसकी वजह से चेंज करेगी। तो एलएलपी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, उसके टाइम पर अपना नेम रिजर्व करवा सकती है, या फिर कहते हैं इसमें वो नेम जो आइडेंटिकल या टू नियरली वाला है तब भी नेम चेंज हो सकता है। अब इसमें जो कनेक्शन दिया है ना थ्योरी का, ये थोड़ा सा कहते हैं इसमें कनेक्शन ध्यान रखना। ये वर्जन, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इसका वॉयलेशन करते हुए एलएलपी बना दी गई, सही है, तो दिक्कत किसको होगी, जिसका वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, वो पहले प्यार से एलएलपी से कहेगा कि सर आप अपना नेम चेंज कर लो। एलएलपी अगर वॉलंटरली नेम चेंज कर ले तो बहुत खुशी की बात है, पर एलएलपी कहती है सर मेरे को नेम रजिस्ट्रार ने दिया है, मैं क्यों चेंज करूं। तो अब जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर है वो किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो चलो मैं आपको इसको करवाता ही हूं। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, एक तो ले रहे हैं सेक्शन 16 में, कैसे करिए, वॉलंटरली, तब तो ठीक है। दूसरा सेक्शन 17 का कनेक्शन क्या ले रहे हैं, अगर आपने वॉयलेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट किया है, इसकी वजह से चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको समझाऊं, वीएसआई जो ये इंस्टीट्यूट जिसकी आप अभी ये राइट नाउ क्लास कहते हैं इसमें देख रहे हो, ये वीएसआई ओरिजिनल है, इसका पूरा नाम विद्यासागर करियर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, और ये ईयर 1998 में बनी, और वीएसआई क्या है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब कल को मान लो एक वीएसआई नाम की एलएलपी खुल जाए, तो लोग क्या सोचेंगे, इसी वीएसआई का ही पार्ट है, तो ये तो फेक हो गई, क्योंकि शर्मा सर ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो शर्मा सर जो इसके रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है, इन्होंने कहते हैं इसमें इससे पहले प्यार से रिक्वेस्ट की फॉर चेंज ऑफ नेम।
2 ऑप्शंस। नंबर 1, वो वॉलेंटरली चेंज ऑफ नेम, तो इसका मतलब सेक्शन 16 से काम हो गया, आपको किस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 17 पर ये तो एरोगेंट बन जाती है, ये कहती है सर मुझे तो ये नेम किसने दिया है, रजिस्ट्रार ने, क्यों चेंज करूं, आपको समस्या, आप चेंज कर लो। ये रिफ्यूज टू चेंज नेम, ट्रेडमार्क का वायलेशन किया है, फिर भी आप नेम नहीं चेंज कर रहे। तो अब जो ये वीएसआई है, इसके बिहाफ पर जो अपने आरसी शर्मा सर है, ये जाते हैं किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स, ये ध्यान रखना टाइमिंग, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ वीएसआई फेक। सर देखो हमारे ट्रेडमार्क का कहते हैं इसमें क्या किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है तो ये इसे डायरेक्शन फॉर चेंज ऑफ नेम विद इन 3 मंथ्स देगी। तो मतलब अब इसको गवर्नमेंट के ऑर्डर पर विद इन 3 मंथ्स में क्या कर लेना चाहिए, जो इसका नेम कहते हैं इसमें वो चेंज कर लेना चाहिए। इफ VSI fake fails to follow डायरेक्शन ऑफ CG, मतलब CG ने कहा कि नेम चेंज करो, इसने नहीं किया, तो CG itself can change its name या itself can allot a new name। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसका नेम चेंज करेगा अपने रिकॉर्ड में और इस VSI फेक को इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद न्यू नेम। मतलब देखो कितना बढ़िया ऑप्शन था, प्यार से ही काम हो जाता। तो हमें ये सेक्शन 17 और सब कुछ जाना ही नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के पास क्यों जाते, प्यार से नहीं हुआ। तो जो ट्रेडमार्क ओनर है ये 3 इयर्स, ध्यान रखना क्वेश्चन में वो 3 की जगह 4 बना देगा, अगर इस पे केस स्टडी बनानी भी तो फिर दिक्कत आएगी। तो जो VSI कहते हैं इसमें ओरिजिनल है, उसमें ट्रेडमार्क ओनर कौन है, अभी अपने जैसे आरसी शर्मा सर, ये चले जाएंगे CG के पास। कब तक जाएंगे, 3 इयर्स। CG सेटिस्फाई है, इसको 3 मंथ्स का टाइम देगी, नेम चेंज कर लो। ये नए नेम के लिए रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा, चेंज कर लेता है, खुशी की बात है। नहीं तो CG अपने साइड से नया नेम इसको अलॉट कर सकती है। तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल इसके अंदर ऐड हो गई, ये ध्यान भी रखना। ये 3 इयर्स का जो कनेक्शन है और इसके साथ ये भी फॉलो करना। तो जिस दिन वो कहते हैं इसमें फेक नेम वाली बनी, उसके विद इन 3 इयर्स में अगर वो फॉलो नहीं करती तो CG अपने साइड से नया नेम इश्यू कर देगी। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, फ्रेश UI दे देगा जिसमें नया नेम यूज में होगा। ये मैंने सारा मिक्स कर दिया उस पोर्शन में। वो तो खैर एक काम करूंगा मैं, ये PDF भी चलो अटैच करवा दूंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस पेनल्टी चेंज है। जिस दिन पार्टनर का नेम या एड्रेस चेंज हुआ वो विद इन 15 डेज में LLP को बताएगा, LLP विद इन 30 डेज में किसको बता देगी, रजिस्ट्रार को। या फिर कोई बंदा बाद में LLP में पार्टनर बनता है या नहीं रहता है, मतलब बिकम और सीजेस टू बी ए पार्टनर, तो LLP विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी कि सर ये बंदा हमारा कहते हैं पार्टनर। तो ये तो सेम चल रहा है पूरा, बस पेनल्टी चेंज है, ये चेंज आ गई। ये चेंज है, पेनल्टी तो मैं वैसे ही कहता हूं कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाकी पूरा पोर्शन सेम है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कहते हैं इसमें चेंज कर दिया, बस वो पर्टिकुलर पोर्शन चेंज किया। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, देखो ये तो आप भी जानते हो कि
एलएलपी में जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं है, क्योंकि एलएलपी में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर कोई पार्टनर कहते हैं इसमें कोई फ्रॉड करता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है क्रेडिटर्स को, दूसरे पर्सन को बेवकूफ बनाने के लिए, चीट करने के लिए, तो उस पार्टनर की लायबिलिटी जो रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है उसको क्या आ जाएगी, अनलिमिटेड। और साथ में कौन फंसेगी, एलएलपी भी। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क कहते हैं इसमें क्या है, यहां आपने बुलेट बना दिए, यहां पर सीधे आपने कहते हैं इसमें क्या कर दिए, पॉइंट मेंशन कर दिए, बस इतना सा फर्क देखो किया। पढ़ लेना भैया। ये देखो फ्रॉडुलेंट पर्पस, तो ये पोर्शन तो सेम है। अब यहां पर जो आपने प्रोवाइडेड दैट लिखा है उसकी जगह क्या आ गया, हाउएवर, तो ये भी सेम है। एलएलपी साबित कर देती है कि सर इस पार्टनर ने मेरी नॉलेज के बिना, अथॉरिटी के बिना काम किया है, तो वो क्यों लायबल होगी। अगर बिजनेस एलएलपी का चलाया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 के लिए, तो एवरी पर्सन जो नोइंगली पार्टी, देखो ये सेम चल रही है, बस पेनल्टी चेंज हुई है। यहां जो इंप्रिजनमेंट था वो 2 इयर्स था, यहां कितना आ गया 5। तो ये वाला पोर्शन तो खैर नो डाउट कहते हैं इसमें क्या किया गया, चेंज किया गया। फाइन वही 50,000 टू 5 लाख है, और जो गिल्टी पर्सन है उसको कंपनसेट करना है, ये भी सेम। तो इतने सारे चेंजेस दिखाकर डराया जरूर है, पर ये नहीं कि सबका सब चेंज हो गया, पर वो जो पोर्शन डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला है वो फिर भी ध्यान रखो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड एलएलपी मेंटेन करेगी, ये सेम है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कोई चेंज नहीं है। ये भी सेम है, पेनल्टी बस चेंज है। ये इन्होंने खुद नहीं, देखो आपका काम आसान किया है, इन्होंने बोल्ड कर दिया, चेंज चेंज। बस इसमें एक फायदेमंद कहते हैं इसमें चीज क्या है, ये जो पेनल्टी है, जैसे आपने पॉइंट नंबर 3 कहते हैं इसमें फॉलो नहीं किया, 3 के अंदर कहते हैं इसमें क्या था कि ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी ये हर साल किसको फाइल करना है, रजिस्ट्रार को। नहीं फाइल किया और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फाइल नहीं किया, इस बेसिस पे एलएलपी का वाइंडिंग अप हो सकता है, ट्रिब्यूनल कर सकती है। इसमें पेनल्टी बस इन्होंने कह दी कि जो एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर है 100 रुपीज पर डे लगेगा। मैक्सिमम कहते हैं इसमें एलएलपी पे 1 लाख है और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 50,000 है। अगर एलएलपी बाकी ये सेक्शन कहते हैं 34 कॉम्प्लाई नहीं करती, तो जो भी एलएलपी है उसका इसमें नहीं गिवन है क्या, एलएलपी कब से, अच्छा एलएलपी पे फाइन लग जाएगा 25,000 से 5 लाख, ये तो फॉर्मेलिटी है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से न्यूली बना है आसान। इसमें कनेक्शन क्या लेना है, एनएफआरए, सीजी और आईसीआई। आईसीआई सीजी को रिकमेंडेशन ऑफ एएस और एसए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट फॉर एलएलपी देती है। सीजी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इससे कंसल्ट करती है, और कंसल्ट करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ एएस और एसए फॉर एलएलपी। जब आप इंटर में पहुंचोगे तो आप देखोगे जो सेक्शन 132 है कंपनीज एक्ट का, वो एनएफआरए का है। सेक्शन 133 में सीजी की पावर होती है एएस बनाने की, 143 क्लॉज 9 एंड 10 में सीजी के पास पावर होती है एसए बनाने की। ये तो मैं मानता हूं काम का नहीं है। एनुअल रिटर्न ये सेम है, बस पेनल्टी चेंज है, और इसमें ध्यान रखना पेनल्टी में फायदा, सेम पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग of statement of accounts and solvency and annual return
विद रजिस्ट्रार। बिल्कुल सेम है। और पेनल्टी क्या है? एलएलपी एंड जो इसका पार्टनर है डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, फाइन ऑफ ₹100 पर डे दोनों पर। इसमें मैक्सिमम 1 लाख और इसमें मैक्सिमम 50,000। ये पेनल्टी आपके ऊपर क्या हो रही है? इम्पोज हो रही है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। ये पोर्शन में सीए फाइनल में पढ़ाता हूँ मैं। ऑल द 3 लेवल ऑफ कहते हैं इसमें सीए टीच करता हूँ और टोटल 4 पेपर्स कहते हैं इसमें टीच कर रहा हूँ। 16 ईयर्स मेरे को अभी 4 सितंबर को कंप्लीट हो गए पढ़ाते हुए। कई बार मैं सोचता हूँ कि आईसीए को समझना चाहिए, फाउंडेशन मतलब इनिशियल लेवल है, उस पर आप ये टॉपिक कैसे दे सकते हो? उसको आइडिया नहीं है कुछ इन चीज़ों का। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं, टॉपिक आसान है। स्पेशल कोर्ट क्या है? एलएलपी के अगर केसेस जो ऑफेंस और हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट में पहुंच गए तो क्या ऑर्डिनरी कोर्ट में केसेस कम है? नहीं, एलएलपी के और पहुंच जाएंगे। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में वैसे ही केसेस इतने हैं कि टाइम कहते हैं उनके पास उसको डिस्पोज ऑफ करने का कम होता है। एलएलपी के और पहुंच गए तो कितने लंबे साल खींचेंगे। तो एलएलपी के जो ऑफेंसेज है उसका स्पीडी ट्रायल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती है। तो एस्टेब्लिश किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कितने स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगे। उसे लगता है ये एरिया बड़ा है, यहाँ एलएलपी ज्यादा है, एक ही जगह 2 कर दो, आपकी मर्जी। स्पेशल कोर्ट सेल कंसिस्ट सिंगल जज, जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा। देखो मेरी ये होम फील्ड है, मेरे फादर रिटायर्ड जज है, मेरा भाई गुजरात में जज है, मुझे भी जज बनना था, मैं तो बाय चांस टीचिंग में हूँ और वो टीचिंग बाय चांस 16 साल हो गए। तो देखो ये जो कहते हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है, ये तो कितने साल के मैटर सुनेगा? 3 इयर्स। मतलब जो ऑफेंस 3 इयर्स और मोर वाले है वो कौन सुन रहा है? ये। और जो बाकी ऑफेंस है, अदर ऑफेंसेस, वो कौन सुनेगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसको एफसीएम या एमएम बोलते हैं। अब इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगी? सीजी। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। तो जो कहते हैं इसमें ऑफेंस ये वाले हैं, ये तो इसको ये वाला जज सुनेगा, छोटे वाले हैं उसको ये मजिस्ट्रेट सुनेंगे। अब जब तक स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश ना कर देती सीजी, फाइनल का एक सेक्शन 435 है, उस वाले स्पेशल कोर्ट से काम चलेगा, उसमें भी यही सेम है। खैर ये तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन से मैटर सुनेगा? जो अभी 67 में गिवन है, वो ऑफेंसेस ऑफ एलएलपी। अगर किसी एरिया में एक ही स्पेशल कोर्ट है तो कौन सा स्पेशल कोर्ट सुनेगा? वही। एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा वाला कहते हैं इसमें पर्सन में फिर हाई कोर्ट बताएगा कि सर जैसे जयपुर है, जयपुर में 2 स्पेशल कोर्ट है, तो लाइक इस एरिया तक के लिए स्पेशल कोर्ट नंबर 1 है और दूसरा एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट नंबर 2 है। फिर जो कहते हैं इसमें स्पेशल कोर्ट है उसके सामने एलएलपी से रिलेटेड कोई ऑफेंस आएगा उसको तो सुन ही रहा है, पता चला दूसरे एक्ट वाला ऑफेंस भी है उसको भी लगे हाथ तो निपटा ही देगा। एक ये समरी ट्रायल होता है। कई बार क्या होता है जो बेचारा ऑफेंडर है वो फर्स्ट टाइम वाला होता है, मतलब उसने पहली बार ही रॉन्ग किया है, तो उसको हम ज्यादा सजा नहीं सुनाते। समरी ट्रायल उन ऑफेंस के लिए होती है जिसमें इंप्रिजनमेंट 3 ईयर से ज्यादा नहीं है और इसमें मैक्सिमम जो इंप्रिजनमेंट मिलेगा वो है 1 ईयर। तो जो कोर्ट जो उस ऑफेंस वाले केस को सुन रहा है उसको ट्रायल बोलते हैं
वो उसका समरी ट्रायल भी कहते हैं इसमें कर सकता है। समरी ट्रायल में क्या होता है कि फटाफट काम खत्म हो जाता है, 6 मंथ्स में तो मैटर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने समरी ट्रायल स्टार्ट की, ज्यादा किस ऑफेंस की, जो 3 इयर्स तक पनिशेबल, उससे ज्यादा तो नहीं। उसके बाद कहते हैं इसमें आपको लगा कि ये ऑफेंडर तो नालायक ऐसा है जिसने जगह जगह कहते हैं ऑफेंस कर रखे हैं। अब अगर हमने समरी ट्रायल को कंटिन्यू किया तो सजा 1 साल ही है। आपको लगता है सजा तो ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि 3 इयर्स तक का पनिशेबल ऑफेंस है, तो आप समरी ट्रायल को रोक दो और उसे किस में कन्वर्ट कर दो, नॉर्मल या रेगुलर ट्रायल में। अपील एंड रिवीजन, जो ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट है इसकी अपील किसको हो जाएगी, हाई कोर्ट को। रजिस्ट्रेशन ऑफिस, अब फालतू का पोर्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस बना सकती है, किसके लिए, एलएलपी के लिए। अभी तक तो क्या हुआ, एलएलपी के लिए कंपनीज एक्ट वाले रजिस्ट्रार को किराए पर ले रखा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खुद एलएलपी के रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है। रजिस्ट्रार अकेला नहीं होता, उसके भाई बहन भी आता है, एडिशनल, डेप्यूटी, असिस्टेंट, जॉइंट, ये सब रजिस्ट्रार आते हैं। और फिर रजिस्ट्रार से कह देंगे कि सर आप अपनी ये कहते हैं इसमें सील मेंटेन करो, जो भी डॉक्यूमेंट और आए उन पे लगा देना। ये लास्ट पोर्शन आ गया, पर है ये किसी काम का नहीं है, ये पूरा रिप्लेस हो गया इससे। एलएलपी को जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जिस टाइम तक अथॉरिटीज को फाइल करना है, अगर उसमें डिले हो गया तो पहले क्या था, नॉर्मल टाइमिंग को ऐड करते हुए 300 डेज तक आप फाइल कर दो, 100 रुपीज पर डे की फीस लगेगी। जो भी नॉर्मल टाइम था उसमें उसको ऐड करते हुए ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा, 300 डेज, और उसमें 100 रुपीज की फीस लगेगी। अब आपने क्या कर दिया, टाइम हटा दिया, फीस हटा दी, बस इतना कह दिया कि सर अगर डिले हुआ है तो प्रेस्क्राइब टाइम में भी उस डॉक्यूमेंट को फाइल किया जा सकता है। प्रेस्क्राइब टाइम क्या, ये बताया नहीं। तो ये सारे देखो आपके क्या हो गए, एलएलपी के अमेंडमेंट हो गए। अब हम आ रहे हैं किस पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर, जो आपका सेकंड पार्ट है किसका, इस कहते हैं इसमें आरटीपी नवंबर 22। मैं फिर कह रहा हूं, मैं केवल लॉ टीच करता हूं, मैं इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा, लॉ वाला करवा रहा हूं। मिस्टर वाई इज अ डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एन एलिफेंट टू द टेंपल एज अ कोर पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। क्या बात है। ही कॉन्टेक्टेड मिस्टर एक्स हु वांटेड टू सेल हिज एलिफेंट। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर वाई टू सेल हिज एलिफेंट फॉर ₹20 लाख। दोनों को नहीं पता, एलिफेंट तो पहले ही मर गया। देखो वॉइड एग्रीमेंट्स में एक आता है बायलेटरल मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो जब दोनों पार्टीज इससे कहते हैं इसमें क्या है, अनअवेयर है, तो सीधा सा लॉजिक है, इनके बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड। अब इसने पूछा कि सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो देखो मैं मानता हूं बोथ वर अनअवेयर दैट एलिफेंट वाज डेड अ डे बिफोर द एग्रीमेंट। ये तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, पर दिमाग मत लगाओ। आईसेक है, महान इंस्टीट्यूट है, वो कहती है कि सर मैंने आपसे क्या पूछा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसको कहते हैं इसमें वॉइड एग्रीमेंट कैसे बता रहे हो। चलो वैलिड है नहीं, वॉइडेबल जहां पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती है वो जाता है, वो भी है नहीं, तो मजा मजबूरी में कौन सा, ये वर्ड। सेक्शन 2 क्लॉज जे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law। मतलब ये वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग था, पर जब लॉ ने उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज कर दी तो ये क्या हो गया, वॉइड। अब नालायक क्या लिख रहे हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बीइंग नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ब्लंडर होना ये चाहिए था, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करना चाहिए था, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इतना सा कनेक्शन था। ओहो फाइनली याद आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अंडरस्टूड किससे करना है, एग्रीमेंट से। अरे एग्रीमेंट ही है भाई वो, कॉन्ट्रैक्ट बना कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। अब इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग।
A student was induced by teacher to sell his brand new bike to the latter at a price less than the purchase price to secure more marks in examination. टीचर स्टूडेंट से कहता है बेटा एग्जाम टॉप करना है, स्टूडेंट कहता है हाँ गुरुजी, तो एक काम कर तेरी नई बाइक मुझे कहते हैं इसमें 10% रेट पे सेल कर दे, मैं तेरे को कहते हैं आशीर्वाद दूंगा तो टॉप कर जाएगा। स्टूडेंट टीचर के इन्फ्लुएंस में था, उसने सेल कर दी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बाद में जब वो इन्फ्लुएंस उतरेगा स्टूडेंट के ऊपर से, मतलब पिताजी कूटेंगे उसको, तो फिर उसे बुद्धि आएगी ये तो गलत हो गया, तो अब कहते हैं स्टूडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवाना चाहता है, करवा सकता है। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि यहां पर कंसेंट किससे ली गई? अनड्यू इन्फ्लुएंस से। फिर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब दिलवाए जा सकते हैं? देखो, विंडिक्टिव बदले की भावना से, रिवेंज। एग्जाम्पलरी टू सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर। तो अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हुआ, किसी ने शादी का प्रॉमिस किया बाद में नालायक तोड़ देता है, तो जो शॉक टू सेंटिमेंट्स लगेगा, इंजरी टू फीलिंग्स, कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है। इंडिया में तो ये टूटते रहता है पर पॉइंट बना हुआ है। सेकंड, रॉन्गफुल या अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। मान लो मुकेश अंबानी के बैंक अकाउंट में 1 लाख के आगे कई सारे जीरो जितना कहते हैं इसमें बैलेंस है। मुकेश अंबानी का कहते हैं इसमें एक 1 लाख का लिखा हुआ चेक बैंक डिसऑनर कर देती है कि सर अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस, जबकि बैलेंस था, तो बैंक वाले ने गलती की, इससे गुडविल किसकी खराब हुई? मुकेश अंबानी की। फ्यूचर में कोई बैंक वाला ऐसा काम ना करे, इसके लिए डैमेजेस का अमाउंट छोटा ना हो सकता, बहुत बढ़िया होगा। करण एग्रीड टू परचेज वुडन टेबल्स फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स। Table was in good condition and was examined by Karan before purchasing. He found no defects in it and paid rupees 20,000 for that table. Later on उसे पता चला कि टेबल का 1 लाख कहते हैं इसमें ब्रोकन है, और मिस्टर एक्स ने कहते हैं इसमें पेश कर दिया गुड और ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट्स। देखो ये मेन आंसर है। नॉर्मली लेट द बायर बिवेयर एप्लीकेबल होता है, उसे गुड्स की इंक्वायरी करनी चाहिए, बायर ने इंक्वायरी की, पर यहां पर आपने क्या किया है? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट सेक्शन 17 कहता है सर ये इक्वल टू क्या होता है? फ्रॉड होता है, और फ्रॉड के भी आप पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कौन सा होता है? वॉइडेबल। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जो बायर है वो क्या कर सकता है, क्योंकि बायर यहाँ एग्रीड पार्टी है, वो इसको रिसाइंड भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। What will be right with the promisor in following cases? Explain with reason. Mr. X promised to bring back Mr. Wife to life again. ये एक ऐसे है कि मिस्टेक वाला एग्जाम्पल है। Mr. X promised to bring back Mr. Wife to life again. अरे वाई मर गया, ये तो चलो ठीक है। मिस्टर एक्स वाई को कहता है मैं तेरे को जिंदा कर दूंगा वापस। अरे मरे हुए को तू प्रॉमिस कैसे कर सकता है? पहले तो ये बता। होना क्या चाहिए था? मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड, अगर ये वर्डिंग कर देते टू मिसेज वाई टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाइफ वाई टू लाइफ अगेन, ये बढ़िया एग्जांपल बन जाता। वॉइड है, कर ही नहीं सकते, ये कहते हैं इम्पॉसिबल एक्ट है, सेक्शन 56। A agreed to sell 50 kgs of apple to B. The loaded truck left for delivery on 15th March, but due to roads in between reached on 19th March. एप्पल का ट्रक 15th मार्च को निकला और पहुंचा 19th मार्च, मतलब एप्पल खराब हो गए। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसे बना, ये अब वॉइड हो जाएगा। An artist promised to paint on the fixed date for a fixed amount of remuneration, but met with an accident and lost his both ends. अब बेचारा आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाने का प्रॉमिस किया, और पेंटिंग जिन हाथों से बनाता था दोनों हाथ ही खत्म, तो पेंटिंग कैसे बनाएगा? वो मुंह से पेंटिंग बना लेता, वो यहाँ नहीं लाना है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय तो वैलिड था, पर बाद में वॉइड हो गया। अभिषेक एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वर बैंड। ये भी आपका कहते हैं इसमें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये सब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी थे, ये बस इनिशियल था। ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गई। ये आपका जो पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करा था वो वॉइड है, ये सब्सिक्वेंट इलीगलिटी है। दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। डिस्कस। देखो
माइनर पर्सन के लिए सीधा सा टॉपिक ध्यान रखो, माइनर कोर्ट का लवेबल सन है, तो जिन ट्रांजैक्शंस पे माइनर पे लायबिलिटी आती है वो ट्रांजैक्शन तो क्या है, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन जो ट्रांजैक्शन कहते हैं इसमें माइनर के लिए बेनिफिशियल है, वहां पर वो ट्रांजैक्शन क्या माना जाता है, वैलिड। तो माइनर तो लायबल हो नहीं सकता, पर माइनर को फायदा तो मिल ही सकता है, ठीक है। माइनर कहते हैं इसमें अपने प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है, माइनर प्रॉमिसरी नोट बना सकता है किसी दूसरे मेजर के साथ मिलकर, माइनर तो लायबल नहीं होगा और दूसरा मेजर बेचारा फंस जाएगा। माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन यूनानिमस कंसेंट ऑफ पार्टनर से उसे बेनिफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। She bought a bun from a baker's shop. The piece of bun contained a stone in it which broke C's tooth while eating. What are the rights available to the buyer? देखो, जो ईटेबल्स है या जो प्रोविजन है वो प्योरली ईटेबल्स होने चाहिए, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, वरना ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू होलसमनेस हो जाएगा। A contract with B to buy 50 chairs of a certain quality. B delivers 25 chairs of the type agreed upon and 25 chairs of the some other type. Different goods दे दिया ना, तो जो 25 है वो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो और बाकी को रिजेक्ट कर दो, और आप चाहो तो पूरा गुड्स रिजेक्ट कर दो और उसे कहो मेरे को तो एक जैसा बेच। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपने मिक्स कर दिया, तो बायर में accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, या पूरा गुड्स भी क्या कर सकता है, रिजेक्ट। बायर को हमने चॉइस दी। अंकित नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर हिज एग्जाम। ही वेंट टू अ नियरबाई स्टेशनरी शॉप and told the seller for a black pen. Seller gives him a pen saying that it is a black pen, but it was clearly mentioned. देखो आप लोग क्या है कि पूरी वर्डिंग पे ध्यान दिया करो, सिंपैथी नहीं। सेलर ने अंकित को नो डाउट डिस्क्रिप्शन दिया कि ये ब्लैक पेन है, लेकिन उस पैकेट के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ था ब्लू इंक पेन। सेलर की गलती में मना नहीं करता, लेकिन बायर को कहते हैं इसमें अगर दिखाई देता कि यहां पर ब्लू इंक पेन लिखा हुआ है, मतलब लेट द बायर बीवेयर केविएट एम्प्टर। अंकित ने कहते हैं इसमें इसको देखा नहीं और पेन ले लिया, बाद में अंकित को पता चला ये तो ब्लू पेन है। अब अंकित इसको रिटर्न करना चाहता है कि सेलर ने डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशंस को वायलेट किया है, नहीं किया। पर आंसर के लिए पहले आप वो कंडीशंस वाला पोर्शन भी मेंशन कहते हैं इसमें कर दो, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं इसमें बता दो कि सर अगर ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से डिफेक्ट नहीं पता चलता तब तो केविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं है, पर ये तो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल रहा है, तो यहां पर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, बट अंकित कैन फाइंड डिफेक्ट्स बाय ऑर्डिनरी डिलिजेंस एज इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू इंक पेन, हेंस द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर विल अप्लाई। और अंकित क्या नहीं कर सकता, बॉल पेन को वापस रिटर्न नहीं कर सकता। ये आईसीए का फेवरेट एग्जाम्पल चल रहा है। देखो इसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेठालाल है, फिर आकांश का काम क्या है, मिस्टर अय्यर आना चाहिए था। आकांश ने एक टीवी सेट जेठालाल से खरीदा, द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन द कंडीशन कि फर्स्ट 3 डेज तो वो चेक करेगा क्वालिटी को, सेटिस्फाई हुआ तो पे कर देगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा। सेक्शन कहते हैं इसमें आपका जो 24 या 5 आता है, 24 ही है। 24 कहता है कि सर अगर गुड्स आपने कहते हैं इसमें गिवन किया है सेल और रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो ओनर से बायर को कब पास ऑन होती है, 3 में से एक कंडीशन पर। जब बायर अप्रूवल देता है हाँ सर लूंगा, जब टाइम कहते हैं इसमें जो फिक्स था वो खत्म हो जाता है, या बायर सेलर के टाइटल के अगेंस्ट में कुछ करता है। यहाँ टाइम कितना डिसाइड हुआ था, 3 डेज। सेकेंड डे कोई कहते हैं अर्थक्वेक आया और टीवी सेट स्पॉइल हो गया, क्या बायर को ओनर से पास ऑन हुई है, नहीं। तो हमेशा गलत किसके साथ होता है, बेचारे जेठालाल के साथ, तो इस बार फिर हो गया। तो ये लॉस कौन बॉर्न करेगा, जेठालाल। When can an unpaid seller of goods exercise his right of lien over the goods under the Sale of Goods Act? 3 कंडीशन है। सेलर ने गुड्स को किस पे नहीं सेल आउट किया, क्रेडिट पे।
अगर क्रेडिट पे सेल आउट किया तो उसका टाइम एक्सपायर हो गया, ये टाइम को 1-2 साल वाला नहीं है, ऐसे ही कहते हैं, इसमें ग्रेस पीरियड देते हैं 2-3 दिन का पेमेंट के लिए, या फिर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इन तीन में से अगर एक भी कंडीशन पूरी होगी तो सेलर किसको एक्सरसाइज कर सकता है? लियन को। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर? यस। प्रॉपर्टी पास ऑन हुई है, पेमेंट नहीं आई, तो गुड्स क्यों देगा? प्रैक्टिकल मैन की तरह सोचो। When such a right is terminated, लियन कब खत्म हो जाएगा? लियन का एसेंस क्या है? रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स विद सेलर। जब सेलर ये पोजीशन किसको दे देगा? किसी दूसरे पर्सन को, तो लियन वहीं पर कहते हैं इसमें क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब जैसे ही गुड्स का पोजीशन बायर ले जाएगा, लियन खत्म। या फिर कहते हैं इसमें सेलर ने गुड्स किसी कैरियर या बेली मतलब ट्रक वाले को दे दिए, किसको? हैंडओवर करने के लिए? बायर को, विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स। क्योंकि अगर विद रिजर्विंग होता तो लियन आज भी कंटिन्यू माना जाता, चाहे गुड्स बायर के पोजीशन में आ जाए। या फिर कहते हैं इसमें सेलर ने लियन वेव कर दिया, बायर को कह दिया तू ले जा गुड्स, जब मुड़े तो पेमेंट दे देना, होता नहीं पर ऐसा कर दिया। या बाय एस्टॉपल, सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स ऑफ गुड्स बायर को दे दिए, सेलर ने थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ सर लियन एग्जिस्ट नहीं करता, तो लियन खत्म। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कोर्ट? यस। कोर्ट की डिक्री आपके फेवर में आई है, डिसीजन आपके फेवर में आया है कि यू कैन रिकवर योर मनी, बट क्या मनी आ गई? नहीं, तो हम स्टिल इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोहन, सोहन एंड रोहन आर पार्टनर्स इन द फर्म मेसर्स मोसोरो एंड कंपनी। They admitted Bohan as nominal partner and on agreement between all the partners. Bohan is not entitled to share profit, nominal है तो कैसे लेगा? After some time, a creditor Karan filed a suit to Bohan for recovery of his debt. Bohan कहता है सर मैं तो केवल नाम का पार्टनर हूं। अरे ये तो काम की बात है, नॉमिनल पार्टनर अपना नेम गिवन करता है तो थर्ड पार्टी के लिए क्या माना जाएगा? लायबल। फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, कोई कहता है कैपिटल नहीं लगाता, उसके नेम पर भरोसा करके थर्ड पार्टी ने ट्रांजैक्शन बनाया तो नॉमिनल पार्टनर लायबल होगा। ABC are partners in Messrs ABC and Company. Firm has decided to purchase a machine from Messrs LMN and Company before and be, ये तो बढ़िया है। सेक्शन 35 मेरा फेवरेट है पार्टनरशिप एक्ट में, मतलब बहुत कम इंडिया की फैकल्टी ऐसे क्वेश्चन को करवाती है, बच्चे को पता ही नहीं होता। आप चेक कर लेना अपनी नॉलेज। देखो सेक्शन 35 में क्या है, डेथ अगर किसी पार्टनर की हो जाती है तो डेथ के बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए तो कहते हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब वो तो मर ही गया, उसकी एसेट्स की है, उसके एलआर की कोई लायबिलिटी नहीं है डेथ के बाद वाले ट्रांजैक्शन। पर डेथ से पहले वाले ट्रांजैक्शंस के लिए लायबिलिटी होती है। डेथ का कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना होता, ना इंसॉल्वेंसी का कोई पब्लिक नोटिस देना होता, ठीक है। अब यहां ट्विस्ट क्या है इसको समझना। एक पार्टनर की लाइफ टाइम में ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स दिया गया, मतलब लाइफ टाइम में केवल क्या दिया गया है? गुड्स का ऑर्डर। क्या ऑर्डर देने से पेमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है? नहीं। लेकिन कहते हैं इसमें डेथ के बाद, आफ्टर डेथ सप्लाई ऑफ सच गुड्स हुआ, तो आप खुद दिमाग लगाओ, लाइफ टाइम में उस पार्टनर के केवल गुड्स का ऑर्डर दिया गया है तो उस समय तो कोई लायबिलिटी थी नहीं। लायबिलिटी कब बनेगी? जब कहते हैं इसमें गुड सप्लाई होगा, और गुड सप्लाई कब हुआ? डेथ के बाद। अब लायबिलिटी बनी है, तो डेथ के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए उसकी एसेट्स या उसका एलआर क्या नहीं होता है? लायबल नहीं होता। GI and S were friends and they decided to form a partnership firm and trade in a particular type of chemicals. बहुत खुशी की बात है। 3 years हो गए और लॉ पास हुई, और लॉ ने कहते हैं इसमें क्या कर दिया? उस केमिकल को बैन कर दिया। देखो सीधा सा लॉजिक है, ट्रेड इन अ मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल, पार्टनरशिप का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा अगर उसके कहते हैं इसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब 2 पार्टनर्स का फीचर मेंटेन नहीं होगा, या फर्म जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। यहां वही हुआ है, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया।
अगर फॉर्म मल्टीपल बिजनेस कैरी ऑन करी होती है और एक आधा मान लो अनलॉफुल हो जाता तो बाकी के लिए पार्टनरशिप कंटिन्यू होती, पर यहां तो फॉर्म एक ही बिजनेस कर रही है, तो क्या ये पार्टनरशिप कंटिन्यू हो गया? डिसॉल्व, डिसॉल्व, कोई चॉइस नहीं, will have to be compulsorily dissolved. What is the procedure for maintenance of books of accounts, other records, audit of accounts? ये भी आज ही अपन ने LLP में सेक्शन 34 देखा था। LLP हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी, एक्रूवल बेसिस पे कर सकती है, इवन कैश बेसिस पे भी कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर LLP सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है, वहाँ कैश ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेगी, एक वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ्स में स्टेट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करेगी। आपको भी समझाया था, नहीं किया तो 6 मंथ्स के बाद इस ग्राउंड पे LLP को वाउंड अप कर सकती है कौन? ट्रिब्यूनल, ये फाइल कर देगी, अकाउंट्स की ऑडिटर हो सकती है। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम इट्स व्हीकल बट कुड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस इफ इट अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। ये वो मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट कहते हैं लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन है। मतलब ऐसे समझो, आप एक कंपनी बनाते हो बसेस चलाने के लिए, आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, एक दिन आपने कहते हैं इसमें बस से उड़ाया, फिर उड़ाते ही गए, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब आपको पता है कि आप अपने ही नाम से फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगी। आपने दिमाग लगाया, आपने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और सब्सिडरी कंपनी के नाम से अब क्या किया, आपने वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और सारी बसें सब्सिडरी को दे दी। यहाँ सब्सिडरी कंपनी उस होल्डिंग कंपनी के केवल एजेंट के भी आप पे तो काम कर रही है, सही है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने आपको लाइसेंस देने से मना कर दिया, आप मैटर को कोर्ट में ले गए। तो यहाँ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी दो अलग एंटिटी नहीं है, सब्सिडरी की एंटिटी होल्डिंग के फेवर में खत्म हो चुकी है, तो अब आपको कहते हैं इसमें वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ओवरस्टेटिंग एक्सपेंडिचर इन देयर P&L अकाउंट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। On inquiry it was found that the mere purpose was to avoid tax। देखो ये कहते हैं इसमें कंपनी किसके लिए बनाई गई है? टैक्स इवेजन के लिए। तो यहाँ कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट वेल क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट, कंपनी करनी चाहिए 13 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और कंपनी का क्वेश्चन कहते हैं इसमें आपको किसके अंदर मिलेगा? तो कॉर्पोरेट वेल जो है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसमें कंपनी 13 मार्क्स की आनी है, क्यों छोड़ते हो? और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कंपलसरी है, मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी मिलेगी, 4 या 5 में कहीं 6 मार्क्स का और मिलेगा। लॉटरी है कंपनी का पोर्शन। कॉर्पोरेट वेल किसके बराबर है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो कंपनी के डेब्ट्स है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है, उसके लिए लायबल कौन होगी? कंपनी होगी। मतलब कौन नहीं होंगे? मेंबर्स नहीं। आपको सपोज करो पता चला कि कंपनी की एक्टिविटीज करेंगे तो मेंबर्स, पर लायबिलिटी किसकी आएगी? कंपनी की। तो आप उस सिस्टम का यूज करोगे, मिसयूज करोगे? मिसयूज। तो जब कहते हैं इसमें कोई मेंबर उस कॉर्पोरेट कहते हैं वेल का या कॉर्पोरेट फैकेट का मिसयूज करना स्टार्ट करता है, तो कोर्ट उस कॉर्पोरेट वेल को क्या कर सकता है? लिफ्ट। 5 केसेस है, उसमें से एक केस ये है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या टैक्स। तो जब किसी कंपनी को इवेजन ऑफ टैक्स या अवॉइड टैक्स के लिए बनाया जाता है तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। 2 केस है, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूज में ले सकते हो, या फिर कहते हैं इसमें दूसरा इंद्री सरदिनसा माणिक जी पेटेड। दोनों में से कोई से भी एक केस का रेफरेंस दे सकते हो। इसने रेफरेंस दिया नहीं तो अपना काम और आसान। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। सेक्शन 8 आते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए, एनपीओ की बात हो रही है। सेक्शन 8 याद होना चाहिए आपको सेक्शन वाइज, बाकी सारे सेक्शंस ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में बहुत सारे टीचर बच्चों को मिसगाइड करते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा वो कहते हैं एक्सक्यूज जब बच्चा फेल हो जाता है, अरे तूने सेक्शन याद किए थे क्या? अब टीचर से पूछो सर आपको तो याद है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सारे सेक्शन याद नहीं हो सकते। तो बच्चा कहेगा नहीं सर इसी वजह से तू फेल हुआ।
पूरे लॉ का जो ये 60 मार्क्स का डायरेक्टली और 72 मार्क्स का पोर्शन इनडायरेक्टली, इसमें 1 या 2 मार्क्स की सेक्शन की वेटेज है। क्यों फालतू में सेक्शन के पीछा करते हो? प्रोविजन को समझो, प्रोविजन नंबर दिलाएंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी, अब ऐसे सेलेक्टेड कुछ सेक्शन है जो आपको ऐसे क्लिक होने चाहिए, सारे नहीं। तो एक सेक्शन 8 कंपनी बनी, वो प्रॉफिट बना रही थी पिछले 5 सालों से, मैनेजमेंट में चेंज हुआ, कुछ मेंबर कहते हैं हमें डिविडेंड दो। क्या कंपनी सेक्शन 8 वाले डिविडेंड दे सकती है? नहीं, प्रोहिबिशन, दे ही नहीं सकती। इफ यस, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड? ये बेवकूफ बनाने के लिए। Also to discuss this along with other regular matters, company kept a general meeting by giving only 14 days notice. Is this valid? Yes. Section 8 कंपनी 14 डेज के नोटिस से AGM, EGM बुला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कंपनी होती तो आप वहां पर CA इंटर में देखोगे, सेक्शन कहते हैं इसमें 101 कहता है, वो कहता है 21 क्लियर डेज नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन 8 कंपनी को 14 डेज की छूट दी है। लास्ट लेते हैं, नो लिमिट प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड कंपनी। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं, इसमें लेस पॉपुलर टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी बनानी होती है, उससे बढ़िया तो हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे, पर ICA ने क्वेश्चन टारगेट कर दिया तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो एक अनलिमिटेड कंपनी बनाएगी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। One of its creditor, Mr. Samuel, filed a suit against his shareholder, Mr. Innocent, for recovery of his debt against no limit private company. नहीं, देखो अनलिमिटेड कंपनी में नो डाउट मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर वो मांगेगी कौन? वो अनलिमिटेड कंपनी। क्रेडिटर सीधा कहते हैं इसमें मेंबर्स के अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकता? केस फाइल नहीं कर सकता। मिस्टर इनोसेंट कहता है सर मैं तो एक शेयर होल्डर हूं, मैं एक लायबल नहीं हूं। हमें डिसाइड करना है क्या मिस्टर सैमुअल सक्सीड होगा। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी कब अराइज होती है? जब अनलिमिटेड कंपनी का वाइंडिंग अप चालू होता है। बहुत बढ़िया पोर्शन है, मतलब अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जब उस अनलिमिटेड कंपनी का वाइंडिंग अप चालू होगा, लिक्विडेटर आपसे कहता है सर एसेट्स कम पड़ रही है, लाओ कंट्रीब्यूशन दो, आपको देते रहना होगा, फर्क नहीं पड़ेगा कितनी लायबिलिटी थी। जब तक कंपनी चल रही है तब तक हमारी लायबिलिटी फिर कहते हैं इसमें क्या रहेगी? लिमिटेड, जितना अपन ने शेयर परचेज किया उतना। वाइंडिंग अप के टाइम पर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। ये बढ़िया पोर्शन बना कर दिया। तो यहां पर देखो आपकी जो आरटीपी नवंबर कहते हैं इसमें 22 थी, फाउंडेशन लॉ वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैं प्रिफर करता हूं कंपनी करनी चाहिए, कंपनी बहुत आसान पोर्शन है। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत डिवाइडेड पोर्शन होता है। कंपनी, पार्टनरशिप, सेल, ये फर्स्ट कैटेगरी पे करो। 45 मार्क्स के पोर्शन आप 100% अटेंड करोगे वहां पर, और इन तीनों से आसानी से 35-40 बन जाते हैं। तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नवंबर कहते हैं इसमें 22 एग्जामिनेशन, जो पोस्टपोन अब खैर आपके तो हो रखा है दिसंबर 22 में। तो 16 दिसंबर लॉ का ही पेपर है, बढ़िया करना, आंसर कंप्लीट लिखने की कोशिश करना। ये इतने सारे आंसर सब ICA के हैं, इनको बेस बनाकर कहते हैं फॉलो कर लो आंसर। बाय बाय।